नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के आस पड़ोस में किसी न किसी तरह का अस्थिरपन नजर आ रहा है। नेपाल में राजशाही को लेकर प्रदर्शन तो बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट के आसार। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी स्थिति ऐसी है जैसे वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा है। अफगानिस्तान दोबारा से ग्रेट पावर्स का बैटलफील्ड बन रहा है। म्यांमार एक लंबे समय से क्राइसिस की सिचुएशन से जूझ रहा है, तो वहीं श्रीलंका अभी भी आर्थिक संकट से नहीं उभर पाया है। ऐसे में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत ही एक देश है जो इस जियोपॉलिटिकल उथल पुथल के बीच स्थिर है। भले ही भारत को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें आज भी जारी है। आज इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन देशों में अस्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। शुरुआत करते हैं नेपाल से। नेपाल भारत का पड़ोसी तो है ही, लेकिन वह चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट की भूमिका भी निभाता है। साथ ही भारत नेपाल के साथ एक पोरस बॉर्डर भी साझा करता है, जहां से घुसपैठ और अवैध व्यापार का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में नेपाल की भारत की सुरक्षा को लेकर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और वहां किसी भी प्रकार का अस्थिरता भारत के हित में नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में नेपाल में जो कुछ चल रहा है उसने भारत की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। दोबारा राजशाही की मांग और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलमन घिसिङ के निलंबन से लोगों में ओली सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इसके अलावा राजशाही समर्थक रैलियों में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स के दिखने से एक अलग नैरेटिव वॉर भी शुरू हो गई है। बीते 9 मार्च को जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और नारे लगाए कि आओ राजा, राष्ट्र को बचाओ। इसके बाद एक के बाद एक रैलियों का आयोजन हुआ, जिनमें लोगों ने मांग उठाई कि नेपाल को डेमोक्रेसी के बजाय राजशाही की जरूरत है। ये प्रदर्शन इतने प्रबल थे कि इन्होंने नेपाल के सियासी महकमे को भी हिलाकर रख दिया था। वैसे तो नेपाल में राजशाही की मांग उठती आई है, लेकिन इस बार ये सीरियस हैं क्योंकि इसने नेपाल के नेताओं को असहज सा कर दिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ज्ञानेंद्र पर अभद्र बयानबाजी करते हुए उन्हें मूर्ति चोर तक कह दिया था। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तो इन प्रदर्शनों पर भड़काऊ बयान देते हुए अपने युवा संघ के कार्यकर्ताओं से इन प्रदर्शनों पर हमले करने की अपील तक कर डाली। साथ ही ओली ने इसके पीछे भारत का हाथ भी बताया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी रैलियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इस बात को खारिज किया। राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद ज्ञानेंद्र शाही ने इस विवाद के लिए ओली के मुख्य राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमल को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ओली की सलाह और रिमल के निर्देश पर ही योगी आदित्यनाथ के पोस्टर रैली में लगाए गए ताकि उनकी रैली को बदनाम किया जा सके। इसके अलावा सरकार द्वारा नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलमन घिसिङ को बर्खास्त करना अब प्रधानमंत्री ओली के लिए मुसीबत लेकर आया है। इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन इतने जोरदार थे कि सरकार को संसद की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ गई थी। घिसिङ को नेपाल का इलेक्ट्रिसिटी मैन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नेपाल में विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में कई बदलाव लाए। अपने कार्यकाल में घिसिङ ने ही कुछ नेपाली इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली देने की प्रथा को समाप्त किया था, जिसके कारण आम लोगों को 18 घंटों के पावर कट से निजात मिली थी। साथ ही वे नेपाल को एक नेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टर देश बनाने की दिशा में भी काम कर रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि इतने काबिल अधिकारी को बर्खास्त क्यों किया गया। इसका जवाब है घिसिङ का भारत के साथ बिजली समझौते करना, जो शायद चीन प्रेमी ओली को पसंद नहीं आ रहा था। घिसिङ ने भारत के साथ कई बिजली समझौते किए, जिस वजह से पहली बार पिछले साल नेपाल ने भारत को बिजली एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। नेपाल के अलावा बात करें बांग्लादेश की, तो शेख हसीना के जाने से लेकर अब तक बांग्लादेश स्थिर नहीं हो पाया है। आए दिन सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। छात्र राजनीति इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि स्टूडेंट लीडर्स आर्मी चीफ को पालतू कुत्ता कह रहे हैं। यूनुस और सेनाध्यक्ष जनरल वकार उल जमान के बीच रिश्ते ठीक नहीं है और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि बांग्लादेशी सेना के कुछ अफसर अपने ही सेना प्रमुख का तख्ता पलट करने की फिराक में हैं। देश में बिगड़ते राजनीतिक हालात को देखते हुए ये बातें की जा रही हैं कि स्थिति को सुधारने के लिए आर्मी चीफ अब खुद सत्ता संभालने वाले हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में यूनुस चीन के दौरे पर गए थे और इसी दौरान ढाका में बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया था। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही जनरल वकार ने अमेरिका के एक टॉप सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल JLP वॉवेल से मुलाकात की, जो US आर्मी पैसिफिक के डिप्टी कमांडिंग जनरल हैं।
ये तो सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, और अमेरिकी जनरल का जनरल वकार से मिलना ये संकेत देता है कि अमेरिका का जनरल वकार को पूरा समर्थन है। इसके अलावा तख्तापलट की बातों को जोर इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जनरल वकार और यूनुस के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। पिछले महीने ही जनरल वकार अंतरिम सरकार को नाकाम घोषित कर चुके हैं, जहां उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल अभी भी नहीं सुधरे तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा यूनुस ने जिस तरह जिहादी और इस्लामी ताकतों को खुला छोड़ा था, उसका परिणाम शायद जनरल वकार को समझ आ गया है। इसीलिए ही शायद उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगले एक हफ्ते के भीतर बांग्लादेश में एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश की स्थिति डावाडोली है, जहां सिविल वॉर की सिचुएशन पनप रही है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश की सड़कों में दोबारा खून खराबा शुरू हो जाएगा, जैसे कि हम पिछले साल अगस्त के महीने में देख चुके हैं जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि हमेशा की तरह ही बांग्लादेश से लोग भारत की तरफ शरण लेने के लिए भागेंगे, जिससे भारत में एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। साथ ही बांग्लादेश में टर्मोइल भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सीधा खतरा पैदा करता है। हालांकि इन सब देशों में सबसे बुरा हाल पाकिस्तान का है, क्योंकि उसे अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि एक देश के रूप में वो कितने समय तक टिका रहेगा। उसके दो सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं, और बाकी हिस्सों पर भी उसकी पकड़ ढीली ही पड़ती जा रही है। पूरा बलूचिस्तान तो विरोध प्रदर्शनों और इंसर्जेंसी की आग में झुलस ही रहा है, और पाकिस्तान के बड़े नेता खुद ये कबूल कर चुके हैं कि बलूचिस्तान कब तक पाकिस्तान में जुड़ा है ये उन्हें खुद भी नहीं पता। बलूची विद्रोही गुटों जैसे कि BLA और BLF के सामने मानो पाकिस्तानी सेना लाचार सी नजर आ रही है, और इसका उदाहरण हमने जफर ट्रेन हाईजैक में देख लिया था। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आ रहा है कि बलूचिस्तान का तुर्बत पूरी तरह से बलूच विद्रोही के कब्जे में आ चुका है। साल 2025 की शुरुआती 3 महीनों में ही पूरे पाकिस्तान में लगभग 927 हमले हो चुके हैं, जो बताते हैं कि पाकिस्तान आज किस स्थिति में है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में मिलिटेंट आउटफिट TTP ने कहर ढा रखा है। आए दिन सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, और वजीरिस्तान जैसे अन्य कबायली इलाकों में तो TTP स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार चला रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो इन इलाकों से पाकिस्तान की रिट ऑफ स्टेट खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के हालातों को और करीब से समझने के लिए आप हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियोस को देख सकते हैं, जहां हमने पाकिस्तान के बड़े एक्टिविस्ट जैसे महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन और अन्य स्थानीय पत्रकारों से इंटरव्यू के जरिए पाकिस्तान की स्थिति के बारे में डिटेल में चर्चा की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, जिसे ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स या साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, में भी कई इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसमें सबसे खास है अफगानिस्तान में दोबारा अमेरिका की एंट्री। अभी हाल ही में अमेरिका के 2 शीर्ष अधिकारी एडम वोलर और अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजदूत जालमे खालिदजाद ने काबुल का अनअनाउंस दौरा किया। इसके बाद तालिबान ने एक अमेरिकी नागरिक जॉर्ज ग्लीजमैन को रिहा कर दिया था, जो पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से अफगानिस्तान में बंधक था। इसके अलावा सबसे बड़ा डेवलपमेंट था अमेरिका द्वारा हक्कानी समूह के 3 बड़े नेताओं पर से लाखों डॉलर्स के इनाम हटाना। इनमें शामिल है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो तालिबान सरकार का आंतरिक मंत्री भी है, अब्दुल अजीज हक्कानी और याया हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका आतंकवादी समूह मानता है, जिसने बीते वर्षों में कई अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में निशाना बनाया था। विशेषज्ञों की माने तो ये फैसला अफगानिस्तान और विशेषकर तालिबान के प्रति अमेरिका की बदलती नीति को दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन तालिबान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही अफगानिस्तान में अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, और हाल के दिनों में ईरान भी अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में उसकी पकड़ कमजोर पड़े। इसके अलावा ये डेवलपमेंट इस ओर भी इशारा करते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा से लॉन्ग गेम खेलना चाहता है, जिसके तहत उसकी कोशिश होगी तालिबान के साथ एक सीमित एंगेजमेंट दिखाकर चीन और ईरान जैसे देशों को अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करने से रोकने की। क्या अफगानिस्तान दोबारा ग्रेट पावर राइवलरी का प्लेग्राउंड बन रहा है? ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में चल रहे कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भारत की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इन सभी का भारत की सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर सीधा असर पड़ता है, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत साउथ एशिया के इस भू राजनीतिक चक्रव्यूह से कैसे डील करता है। धन्यवाद।